अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 4 of chemistry of class 8. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your book and chapter number 4, and today our topic is periodic properties of elements. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. सो बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक में चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और हमने किस तरह देखा कि हेनरी मोज़ले ने मेंडलीफ के कुछ जो के डिफेक्ट्स थे उसको दूर किया और एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर जो है एक नए लॉ को पेश किया जिसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था और उस लॉ के तहत उसने एलिमेंट्स को उनके ग्रुप और पीरियड के अंदर अरेंज किया और इतना परफेक्टली तौर पे अरेंज किया कि जितने भी सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे वो एक ही ग्रुप में शामिल हुए और पीरियोडिक वाइज जो है वो एलिमेंट्स भी एक सही मैनर में सही तरतीब में अरेंज हुए। फिर हमने उसके अंदर मौजूद कई प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जिसके अंदर सबसे अहम हमने प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी वो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की पढ़ी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल की सबसे ज़्यादा तादाद है और सबसे कम तादाद वो मेटलॉइड्स की है और उसके बाद जो नॉन मेटल भी उसके अंदर काफ़ी कम तादाद में मौजूद थे। आज जो हमारे पास इसी से रिलेटेड एक तरह का टॉपिक है जिसमें नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कि कुछ इस तरह के हमारे पास एटम्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं तो हम उसको इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि हम अगर इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक डेफिनेशन को देखते हैं तो वो किस तरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक साइज़, जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, कि अगर एटम के न्यूक्लियस यानी कि सेंट्रल पार्ट से लेके उसके आखिरी शेल या आखिरी ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है हम उसको एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझें तो हम अगर अपने पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स को इस तरह अगर इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना शुरू करें तो ये किस तरह इस टेबल पर ट्रेंड कर रहा है, ज़रा इसको देखते हैं कि हम अगर अपने एटॉमिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो हमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ यानी कि कम होता हुआ नज़र आता है। वो किस तरह? वो इस तरह के जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जो एटम का साइज़ है जो कि न्यूक्लियस का साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो जबकि हम अगर ये चीज़ देखें कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता हुआ शुरू होता है, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक जो रेडियस है या एटॉमिक साइज़ है वो कम है, उससे ज़्यादा लिथियम का है, फिर उससे बड़ा सोडियम का है, फिर उससे बड़ा क्या नाम है पोटेशियम का है, और इस तरह सो ऑन करते हुए। सवाल ये कि हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहे हैं?
ये इस चीज़ की जस्टिफिकेशन करता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स जो के अरेंज हुए हैं वो नहायत ही परफेक्ट वे के अंदर अरेंज हुए हैं, कि हम अगर पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं यानी कि लेफ़्ट से राइट पे, तो हर एक एलिमेंट का जो है एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक मास सॉरी जो एटॉमिक रेडियस है वो पहले से डिक्रीज या कम होता चला आ रहा है। जबकि जब हम टॉप से डाउन यानी या बॉटम की तरफ आते हैं तो हमें एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एटम का साइज है, जो एटम का रेडियस है, वो भी ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम अगर इसको सिंपल तौर पर हम इसको इस हिस्से को अगर कंक्लूड करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट पे डिक्रीज़ होता है और टॉप से बॉटम में आने में इंक्रीज़ होता है। अब हम अपनी सेकंड टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ये है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। कोई भी ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी या कोई भी जो के इस्तेमाल हो किसके अंदर, एटम को इलेक्ट्रॉन के अंदर से या उस इलेक्ट्रॉन को जो शेल से बाहर निकालने में। एटम को इस तरह की एनर्जी जो है इसके अंदर अप्लाई करनी पड़ती है जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कि जिसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपने शेल से निकालने की सलाहियत रखे, तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। हम अगर उसको इस अपने पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लेफ़्ट से राइट पे जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब एटॉमिक रेडियस जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया, जब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली साइज़ जब कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी। जबकि हम इसको टॉप से बॉटम में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस या एटम का जो रेडियस है वो बढ़ना शुरू होता है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह ये आपस में टर्मिनोलॉजी जो हैं ये एक दूसरे के वाइस वर्सा या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, कि एक साइड जहाँ पे एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट डिक्रीज़ कर रहा था तो ये वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, जबकि जहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा था वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। फिर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अनदर एटम। जब भी कोई एटम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम या शेल के अंदर ऐड किया जाएगा तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। हम इसको अगर अपने इस ग्रुप में रखकर देखें और उसको ऑब्ज़र्व करें तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि जब भी हम लेफ़्ट से राइट इनकी पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। जबकि हम उसको अगर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अगर बॉटम से टॉप पर जाते हैं यानी कि नीचे से ऊपर आते हैं तो तब भी हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है या जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उस वो हमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है? एटम की वो ताकत या वो सलाहियत जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। हमारे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन के पास फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जबकि जो सबसे लोएस्ट है वो हमारे पास फ्रेंशियम है। इसको आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि अगर दो एटम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं तो वो दोनों इन पर अपनी फोर्स लगाते हैं, अपनी एक ताकत लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और सामने वाले के हाथ कुछ नहीं आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठेगा। हम इसको अगर अपने ग्रुप में ट्रेंड के तौर पर देखें तो हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को गौर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम अगर लेफ़्ट से राइट यानी कि
पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आती है, यानी कि हाइड्रोजन में ज़्यादा है तो हीलियम में उससे ज़्यादा है, फिर उसके बाद लिथियम में ज़्यादा है तो बेरिलियम में उससे ज़्यादा है, फिर बोरॉन में सबसे ज़्यादा है, फिर इस तरह करते हुए जो तो इस तरह जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है वो सबसे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि वो जो एट्थ ग्रुप है जिसमें हमारा हीलियम, नियॉन और आर्गन वगैरह ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाते। जबकि हम अगर आप देखें ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टॉप से जो बॉटम है वो डिक्रीज या कम होती चली जाती है। इसी एतबार से जो है वो फ्लोरीन हमारे पास सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और फ्रेंशियम सबसे लोवेस्ट है। तो आपको आई होप आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आई होंगी कि किस तरह ग्रुप और पीरियड में जो है एक ख़ास मैनेजमेंट से जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अरेंज हुई हैं, जो कि इस बात का बिल्कुल सही या जो इस बात का कंफर्म एविडेंस है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल परफेक्टली तौर पर अरेंज हुआ है। इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं और जो पीरियड जो हैं जो इसके अंदर अरेंज किए गए हैं वो बिल्कुल सही मैनर में और सही पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज हुए हैं। हम इस चैप्टर की थोड़ी समरी को या थोड़े बैकअप को अच्छी तरह याद कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो क्लासिफिकेशन से चीज़ों को स्टार्ट किया था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे तो उनको क्लासिफिकेशन की नहायत सख्त ज़रूरत थी ताकि हम उनको सेपरेट कर सकें और उनको हमें स्टडी करने में आसानी हो। तो इस रेस में जो है सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास डॉबराइनर आए थे जिन्होंने अपना ट्राइड पेश किया था, और उन्होंने वो ट्राइड अपने एटॉमिक मास की बुनियाद पे पेश किया था 1817 के अंदर, और 1829 के अंदर जो है उनके 3 ट्राइड आ गए थे। लेकिन बाद में कुछ डिफेक्ट्स की वजह से जो कि हमने थॉरली तौर पे डिस्कस किए थे ये लॉ रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 1864 में हम एक और साइंटिस्ट एक ब्रिटिश केमिस्ट आए न्यूलैंड, उनके टाइम तक ये 62 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे, और जब उन्होंने अपना लॉ पेश किया तो वो भी कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमारे पास डिमिट्री इवानिच मेंडलीफ एक रशियन केमिस्ट आए, और इन्होंने नहायत ही अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो इस पीरियोडिक टेबल में दिया। और इस तरह के लोग आज भी साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर मेंडलीफ अपने लॉ या अपने जो अपना ये टेबल है ये पेश नहीं करता तो हमें मज़ीद पीरियोडिक टेबल में 10 से 15 साल लग जाते। तो कई मेंडलीफ ने जो है कई पास्ट की गलतियों को जो पास्ट की जो मिस्टेक्स थी उनको सही करा, लेकिन उसने भी जो है अपना जो लॉ है वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे दिया। तो कई उसके अंदर फ्लॉज या कई उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई जो जिसको कई टाइम बाद रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हेनरी मोज़ले नामी साइंटिस्ट ने उस लॉ के अंदर कई तरह की मॉडिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, और उसके अंदर कई चेंजेस के बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, और उस लॉ की बेस पे उन्होंने उस टेबल को बनाया। और फिर हमने उसके अंदर नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को थॉरली तौर पे डिस्कस किया, और फिर हमने उसके अंदर कई तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि किस तरह हमारे पास एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी जैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस ग्रुप के अंदर ट्रेंड कर रही हैं, और बिल्कुल एक मैनेजमेंट या बिल्कुल सही सीधे तरीके से जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिक्रीज़ कर रही हैं या तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंक्रीज़ कर रही हैं। जिसने इस चीज़ को पक्के तौर पे प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल सही सिंक में या बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। इन दी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर। रिवाइज इट एट होम। मे अल्लाह स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।